हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का ये क्वेश्चन। सेंट्रली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स। डिस्कस। Again, there is a question on the organizations which are globally, well known, but they have been unable to resolve the issues that the world has seen in the past, recent past. आप कह सकते हो कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से जो विश्वास है वो काफ़ी लोगों का, इवन काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स का हटा है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट करनी है दोस्तों कि किस तरीके से सेंट्रली मैनेज इंस्टीट्यूशंस है जो फेल हुए हैं, और उसकी एग्जाम्पल्स हमें बतानी पड़ेगी कि क्यों फेल, रीजंस क्या है कि वो फेल हुए हैं और क्या एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिली। बट वी ऑल्सो विल डिस्कस व्हाट आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। हमें पॉजिटिव माइंडसेट से आंसर क्लोज करना है, हमें एक सिनिकल व्यू नहीं, वर्ल्ड व्यू नहीं लेना है आंसर में, नेवर। बिकॉज अगर सिनिकल वर्ल्ड व्यू लेना है उसके लिए बहुत लोग बैठे हैं। आप लोगों को रिक्रूट इसलिए किया जाएगा सिविल सर्विसेज में कि आप एक पॉजिटिव आउटलुक से आएंगे कोई पॉजिटिव चेंज करने के लिए, है ना। ऑफ कोर्स दिस इज लेटर ऑन, आपके ऊपर है आप क्या करते हो, लेकिन एटलीस्ट द कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो सिनिकल नहीं होने चाहिए, किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव पर्सपेक्टिव उनका नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ कि प्रॉब्लम्स ये हैं ये हाईलाइट करने वाला नहीं होना। इसीलिए यहाँ पे हम बात को बैलेंस करेंगे। कैसे? सेंट्रली मैनेज इंस्टीट्यूशंस, एग्जांपल्स UN, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, आर इल अडेप्टेड टू लोकल रियलिटीज एंड हैव बीन अनेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स इन रीसेंट टाइम्स। इन रीसेंट टाइम्स लिख लो क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है इनकी, तो ऐसे पूरी तरह हम इनको ब्रश आउट नहीं कर सकते कि बेकार है सब के सब, ऐसा नहीं कर सकते। रीसेंट टाइम्स की हम चीज़ें बताएंगे। कोविड-19, रशिया यूक्रेन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, म्यांमार रिफ्यूजी क्राइसिस, अफगानिस्तान टेक ओवर तालिबान। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। रीसेंट इवेंट्स को आप एक इस तरीके से रीसेंट इवेंट्स करके आप एक फ्लो चार्ट के, ठीक है, डायग्राम के तरह भी दिखा सकते हो। नॉट एन इशू, विल सेव योर टाइम एंड थोड़ी सी स्पेस में आप लिख पाओगे। टेररिज्म, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, WTO ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये सारी की सारी कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे बट हैव नॉट बीन। व्हाई? रीजंस क्या है कि ये सेंट्रली मैनेज इंस्टीट्यूशंस क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले तो अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडीज रिड्यूसेस देयर एक्सेप्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको जो है UN का मेंबर होना है, और UN का मेंबर होने के बाद भी यू मे और मे नॉट बिकम दैट मेंबर। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी या एफिशिएंसी उस तरीके से नहीं होती हैं, कई बार मीटिंग्स वगैरह नहीं होती, और खासकर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। साथ की एग्जांपल ले सकते हैं, ट्राइड, टेस्टेड बट फेल्ड। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ पावरफुल नेशंस के कंट्रोल में रिमोट कंट्रोल है। तो ब्रेटन वुड्स के जो ट्विंस हैं, IMF, जिन ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये प्रेमिसी हमेशा देंगे वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि इसमें जो वोटिंग पावर है वो फंडिंग के बेसिस पे डिवाइड है। तो जब से जो सबसे ज़्यादा फंडिंग देने वाला है उसको सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर मिलने वाली है। तो इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उन लोगों का से इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन संस्थाओं में सही से बनेगा ही नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड के और बड़े बड़े जो डोनर्स हैं उनके फेवर में ही काम चलेगा। देन देयर इज अ इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी। ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी का क्या मतलब है कि ये बनाई गई संस्थाएं जब से बनी हैं तब से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे के वैसे रहे हैं और ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, IMF जब भी किसी को लोन देता है, यहाँ पे व्हेन द IMF इज प्रोवाइडिंग लोन टू सर्टेन कंट्रीज, इट गिव्स यू ऑस्टेरिटी मेजर्स, कंडीशनल अरेंजमेंट होता है वो IMF का, ठीक है। तो इस तरीके से IMF हमेशा जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलता आ रहा है अभी भी, है ना। वॉशिंगटन कंसेंसस इसको कहा जाता है कि अगर IMF किसी को लोन देता है तो वो उनको मैंडेट करता है कुछ स्टेप्स लेने के लिए, अपने गवर्नमेंट बजटिंग को कम करने के लिए, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के लिए। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कि खर्चे कम करने और कम खर्चे में काम चलाना। इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट को आप देते हो पैसे तो वो हिचकिचाते हैं, दे हेजिटेट टू अप्रोच IMF। एंड ऐसे ही श्रीलंका के साथ भी हुआ कि IMF जाने से पहले उन्होंने पहले सोचा कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जॉस्ट कर ले, इस चक्कर में बेचारे इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए।
सिमिलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपने 5 कंट्रीज को वीटो पावर दी हुई है, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना आते हैं। अब बताओ फ्रांस और यूके कहां वो पावर्स हैं जो एक समय पे हुआ करती थी? दे आर नॉट दोज पावर्स, दे आर नॉट इवन इकोनॉमिकली इंडिया उनको चैलेंज कर रहा है, लेकिन अभी भी इन्हीं 5 कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बना के रखा है और इन्हीं के पास वो वीटो पावर भी है। वही चीज यहां पे डिस्कस करनी है आपने। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इनसाइड करप्शन, इनसाइड करप्शन की एग्जांपल दे सकते हो दोस्तों। वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकालता था, उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पाया गया कि चाइना को उन्होंने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके ऊपर रखा है। कहने का ये मतलब है कि आप इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाने लग गए हो। आपने WHO के ऊपर भी सवाल उठाए जब चाइना में कोरोना वायरस पैंडेमिक ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उन्होंने फास्ट मेजर्स नहीं लिए उसको एनक्लोज करने के, एनफोर्स करने के। WHO तो ये तक कह रहा था कि फ्लाइट बैन मत करो, फ्लाइट बैन मत करो, जबकि बाद में फ्लाइट बैन करनी ही पड़ी हर कंट्री को। तो कहने का ये मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरीके का करप्शन भी कई केसेस में देखा गया है, उसकी वजह से भी ये इनइफेक्टिव रहती हैं। एंड एक और कारण जो इनइफेक्टिव रहने का है कि आपने इन संस्थाओं को बना तो दिया है, लेकिन इनको कोई पावर्स नहीं दी जिससे वो कोई एक्टिव रोल प्ले कर सके। फॉर एग्जाम्पल WHO के पास ये एनफोर्समेंट कराने का कोई भी किसी भी वैक्सीनेशन वगैरह को एनफोर्स कराने का पावर नहीं है, खासकर वहां जहां आउटस्प्रेड आप रैपिडली देख रहे हो। या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगा लेता है, पीस कीपिंग फोर्सेस भेज देता है, बट उसके पास किसी भी तरीके से किसी कंट्री को रोकने का प्रोसीजर नहीं पड़ा है, और पड़ा भी है तो वीटो पावर के जो है चक्कर में पड़ा रहता है। इस वजह से दोस्तों इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। दे आर इनइफेक्टिव, दे हैव बीन अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट वी हैव सम सक्सेस स्टोरीज आल्सो ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। हम यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तारीफ करेंगे यहाँ पे कि काफ़ी कंसिडरेबली यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये डिलिनेट किए हुए 17 गोल्स और 169 ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर, और उस पर काफ़ी कंट्रीज प्रोग्रेस भी कर रही है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये वो आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो भी एक एग्जाम्पल है जो 1985 में साइन हुआ था, जिसने ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करने के लिए प्रण लिया था, और उसने काफी हद तक सक्सेस प्राप्त की। देन वी हैव WHO, जिसने अभी हाल ही में काफी क्रिटिसिज्म फेस किया है WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक के केस में, बट इन अदर सेवरल डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम्स इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, लाइक पोलियो, मलेरिया, बिफोर दैट स्मॉल पॉक्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमें समझना है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा काम भी कर सकती हैं, सिर्फ बुरा काम नहीं हाईलाइट करना है, अच्छा काम भी कर सकती हैं। और आगे जाके इनमें क्या काम होना चाहिए? आगे जाके हम चाहते हैं कि डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को और से मिले, लीडरशिप पोजीशंस ग्लोबल साउथ को, ग्लोबल साउथ मींस यही डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मिले। फंडिंग रिफॉर्म्स चाहिए कि फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और वोटिंग पावर भी फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जांपल WHO जो है वो वॉलंटरी डोनेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसके लिए कुछ फिक्स्ड आपको पैसे जो है रखने पड़ेंगे, एलोकेशन रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप विम्स एंड फैंसीज ऑफ वेस्टर्न कंट्री, अगर वो चाहती है डोनेशन देना तो दे, नहीं तो ना दे। साथ ही साथ लोकल सॉल्यूशंस के ऊपर हमने काम करना है, रीजनल ग्रुपिंग्स को भी प्रमोट करना है, क्योंकि रीजनल ग्रुपिंग्स ज्यादा जानती हैं अपने लोकल्स के बारे में, अपने एरिया की ज्योग्राफी, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिचुएशंस को, मिलिट्री सिचुएशंस को, डिफेंस सिचुएशन को, रिसोर्सेज की सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से, बेहतर से समझती हैं। तो इसी वजह से लोकल इंस्टीट्यूशंस और रीजनल ग्लोबल पावर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे SCO हो गई, है ना, इवन टू सम एक्सटेंट एशियान हो गई, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि ये सक्सेस स्टोरीज रह सकती हैं हमारे लिए। तो अंत में हम यही कहेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर अगर आपने मेंटेन करके रखना है तो डेमोक्रेसी एंड सॉवरेन इक्वालिटी कैनॉट ओवरलुक द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भी डेमोक्रेटिक होना होगा और इंक्लूसिव होना होगा, पार्टिसिपेटिव होना होगा। जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस की, तो COP26 में भी लॉस एंड डैमेजेस, इसको जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है उसको लॉस एंड डैमेजेस प्रोवाइड करने हैं ग्लोबल वार्मिंग के, इसके ऊपर भी सहमति नहीं बन पाई। वो चीजें हमने डेमोक्रेटाइज करनी है, तब जाके हम एक इफेक्टिव ग्लोबल ऑर्डर बना पाएंगे। और इस तरीके से आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा।
साथ ही साथ आपको एक लास्ट रिमाइंडर दे देता हूं, ये लास्ट कॉल है हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग बैच के लिए, जहां पे आपको एक क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हर हफ्ते 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आप आंसर करके इवैल्यूएट करवाएंगे. एट द एंड ऑफ द वीक आई विल बी डिस्कसिंग द अप्रोचेस टू द क्वेश्चन, द सोर्सेज दैट यू शुड फॉलो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन एंड हाउ टू एनहांस योर मेंस प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट टेकिंग एज वेल. तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे हर हफ्ते. ये बैच जो है 2999 में आपको मिल जाएगा और अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा. साथ ही साथ वो लोग जो टेस्ट सीरीज के थ्रू फुल एंड टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी 3 आवर्स के अंदर परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज 2024 के लिए भी अवेलेबल है. अगेन 7999 के अंदर आपको 12 + 5 17 टेस्ट मिलने वाले हैं. इनका टाइमली इवैल्यूएशन और फीडबैक और इनके वीडियो सोल्यूशन साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. यहां पे भी 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं RAINA. तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में.